Hi, welcome to RDG Connect, where I want to connect with my people. आज के एपिसोड में जिसके साथ में हम मिलने वाले हैं वो बहुत ही खास है, क्योंकि उसके साथ में जो मेरा कनेक्शन है वो बहुत अलग अलग तरीके से है। फ्रेंड भी है, पार्टनर भी है, कलीग्स भी है। और जब कोई क्राइसिस होती है जहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती कि अभी इसमें करना क्या है, तो मैं एक फ़ोन लगाता हूँ, उनको बोलता हूँ आ जाओ बॉस, कहीं मिलते हैं। और जब मिलते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं बैठते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालते हैं। सो ही इज़ अ क्रिएटिव डायरेक्टर, ही इज़ अ राइटर, ही इज़ अ प्रोड्यूसर और बहुत सारे अलग अलग किरदार इन्होंने निभाए हैं अपने करियर में। कभी वो राइटर बन जाते हैं, कभी वो प्रोड्यूसर भी है, कभी वो क्रिएटिव भी है। तो इनकी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। वेल, इनका नाम है धनंजय सिंह मासूम और इनकी जो कंपनी है उसका नाम है गांव वाला कॉन्सेप्ट स्टूडियोज। अब सबसे पहले मुझे जो बात करनी है वो उनसे यही करनी है कि जो दोनों नाम है वो बहुत ही यूनिक है, जो हर आदमी इसके बारे में नहीं सोच सकता कि ये नाम कैसे रखे। सो वेलकम टू ब्रो। मैं तो तुम्हें ब्रो करके बुलाता हूँ हमेशा, हाँ, ठीक है? वो बिल्कुल। मेरा एक तरीका है तुमसे बात करने का। हम्म। तो मैं अभी ज़्यादा फॉर्मल तो होऊंगा नहीं, ठीक है? हम लोग मिल रहे हैं काफ़ी, मतलब इस तरीके से जहाँ पे आई वांट टू कनेक्ट। मैंने जो प्लेटफॉर्म शुरू किया है, हम्म। ये मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं जहाँ पे हम्म। मैं अपने लोगों को मिल सकूं वापस से, हम्म। जैसे वो मेरे पुराने हो या कोई अभी है या आगे जाके मैं करने वाला हूँ। तो हम्म। जहाँ तक हमारी कनेक्शन की बात है, जो मुझे याद है बहुत ही हल्का फुल्का, जो मुझे याद है कि मैं आपको बहुत पहले मिला था, मुझे किसी ने मिलाया था और बहुत बिल्टअप दिया था मेरे को कि कोई जी के क्रिएटिव है, बहुत क्रिएटिव हेड है या ये है। वो टाइम पे हम लोग डीडी का सीरियल करते थे, तो प्राइवेट चैनल में काम करने का सबको रहता था कि यार कैसे जी में एक शो मिल जाए। तो खैर जब मैं मिला तो मुझे भी बहुत बिल्टअप था, तो वो मीटिंग बहुत ही फॉर्मल थी। आई थिंक वो टाइम पे हमारा कोई इतना कनेक्शन हुआ नहीं था, पर जहां तक मुझे याद है कि जो कनेक्शन हमारा हुआ वो 2019 में, जब कोविड से पहले आपने एक फिल्म प्रोड्यूस करी थी जिसका नाम था टकाटक, और उसका ट्रेलर आपने मुझे दिखाया था। और वहां से जो हमारा कनेक्शन चालू हुआ था, तो अभी तक वो कनेक्ट हमारा बहुत हाँ, हाँ। स्ट्रांग हो चुका है, जहाँ पे हम लोग ने बहुत सारा काम भी किया। हम लोग ने साथ में फिल्म भी प्रोड्यूस करी, हम लोग आगे भी कुछ करने वाले हैं। तो मेरा कनेक्शन तो तुम्हारे साथ में पहले भी था, अभी भी है, और मुझे लगता है फ्यूचर में भी होने वाला है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। खैर, अभी मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि ये जो नाम है जो आपने रखे हैं, सबसे पहले जो आपका नाम है मासूम, धनंजय सिंह मासूम, क्या है ये? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये कनेक्टिंग माय पीपल के ज़रिए बातचीत के लिए बुलाया। और एक्सट्रीमली फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू हैव टॉक लाइक दिस, ये सेटअप में इतने सारे लोगों के बीच में। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप पहली बार मिले थे तो क्रिएटिवली एक बहुत ही फर्टाइल हमारे सामने लैंडस्केप था। और जब दूसरी बार आप मिले, जब हमें जहाँ से हमारा एक कनेक्शन बना टकाटक के टाइम में, वो सबसे क्राइसिस का टाइम था। ऑल दो टकाटक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, लेकिन आई एम गोइंग थ्रू द हेल। ओह, क्या बात है! अच्छा, रियली? फिल्म हैज मेड वेरी गुड मनी, 38 सीआर का बिजनेस किया, सब कुछ किया। करेक्ट। लेकिन वो एक मेरे लिए एक नाइटमेयर के जैसा हो चुका था उस फिल्म के रिलीज होने मतलब के इतना बाद। हिट होने के बावजूद भी हाँ, कोई हाँ, चीज नाइटमेयर हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। ओके 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 ओके। बट आता हूँ नाम के ऊपर, आपने पूछा हाँ धनंजय सिंह मासूम, तो हाँ जी धनंजय सिंह तो माँ बाप का दिया हुआ नाम है, जी। पर मासूम नाम जो है मैंने अपने आप को खुद नहीं दिया। ओके। एक ऐसी घटना घटी बचपन में ही, उसके तहत ये नाम किसी और ने मुझे दे दिया। ये बात है जब मैं कुछ 6 या 7 साल का था, उस टाइम की बात है। Okay. मेरे गले में एक लॉकेट हुआ करता था और मैं ऐसे ही गलियों में खेल रहा था। Okay. मेरे फादर जहाँ जॉब करते थे Okay. उसके आसपास के इलाके में, और कोई आया, कहा कि तुमको अपने पापा तक जाना है क्या,
तुम्हारे पापा इंतजार कर रहे हैं। मैंने बोला हाँ भाई चलो, ले चलो। हम्म, तो उसने कहा कि ये नेकलेस मेरे को दे दो, फिर ले चलूंगा। तो मैंने बहुत आसानी से उसको नेकलेस जो है वो दे दिया। ओके। और फिर वो मुझे कुछ दूर तक मेरे साथ चला और अचानक बोला कि भाई मेरा रुमाल छूट गया है, जाके ले आओ। तो मैं गया रुमाल लेने के लिए, और जब आया तो था नहीं। अच्छा। अब उसके बाद ये बहुत बड़ा हंगामा हुआ कि मेरे फादर जो थे वो भी पुलिस इंस्पेक्टर थे, ओके। और अच्छा। काफी अच्छे ओहदे पे थे वो, हाँ हाँ हाँ। और काफी नाम था उनका। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो पूरा पुलिस लाइन जो है ना, उन्होंने एकदम उंगलियों पे सबको सामने खड़ा कर दिया। लगभग 250-300 जो बटालियन थी वो सब लाइन से खड़े हो गए यार कि पता करो किसने किया ये। अच्छा। तो वहां पे उनके जो सीनियर एक ऑफिसर थे, उन्होंने बोला कि ये बच्चा आपका बहुत मासूम है। और ओहो, अच्छा। ये शब्द जो है, मासूम शब्द, मेरे दिमाग में, मेरे जहन में, अच्छा। कि वो एक इंट्रोडक्शन के जैसा था कि ये बच्चा आपका बहुत मासूम है। और फिर जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने पेन नेम जो है मासूम रखा, जो मुंबई आने के बाद मुझे पता चला कि इसको तखल्लुस कहते हैं। ओहो। और ये तखल्लुस की तरह रहा। तो अच्छा। इनिशियली मैं धनंजय मासूम लिखता था, लेकिन धनंजय मासूम से कई बार लोगों को लगता था कि 50-60 साल का कोई इंसान होगा, पर जब लोग मिलते थे तो 20-22 साल का नौजवान मिलता था। पूरा हाँ, आपका हाँ, मतलब पूरा जो इम्प्रेशन होता था नाम को हाँ, लेके, वो काफी भारी भरकम लगता है ना, धनंजय सिंह मासूम। तो डेफिनेटली वो तो लगता ही है। उसमें धनंजय मासूम के बजाय मैंने धनंजय सिंह मासूम कहना शुरू कर दिया। ओके ओके। तो मासूम इस तरीके से ये नाम आया। तो इतने सालों के बाद में हमेशा मैं हम लोग जो धनंजय मासूम, तो आज पता चला ये मासूम का मतलब क्या है। हाँ, चलिए, तो बहुत अच्छी मुझे बात भी है। बहुत बाद में पता चला था कि इसका मतलब ये हाँ, रीजन से मासूम रखा गया, exactly, जो आपने कंटिन्यू किया उसको। जी जी। चलो, ये तो हो गया नाम का। अब जो मेन है सर, ये जो आपने जो कंपनी का नाम जो रखा है, गांव वाला कॉन्सेप्ट, ये क्या है? मतलब जो आज के जमाने में सबको फैंसी फैंसी नाम चाहिए रहता है, कोई कुछ तो ये कहाँ से है? ये क्या फिलोसॉफी है इसके पीछे का? क्या रीजन है? कुछ रीजन है? आपने ऐसे तो नाम रखा नहीं होगा। हर आदमी, हाँ, हर आदमी कंपनी के बारे में सोचता है पहले। तो है। देखो, सबसे पहले की बात कि मैं हूँ गांव से, ठीक है। उम्र के 16-17 साल तक आपने उन्हीं गलियों में खेला, गांव में खेला। और जैसे इस मुंबई शहर में जब मैं पहुंचा, तो मुंबई शहर जो था बहुत ही इंग्लिश सेंट्रिक ये एक शहर था। और ऊपर से मेरी जो शुरुआत हुई, वो शुरुआत हुई एडवर्टाइजिंग एजेंसी से। मैं एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में आया, वो और इंग्लिश सेंट्रिक। वहाँ हिंदी बोलने वाले, हिंदी समझने वाले लोगों की कोई गिनती होती ही नहीं थी। तो शुरुआत के दिनों में मुझे लगा कि जिस गांव को लोग बहुत ही हकारत की नजर से देख रहे हैं, कोई गांव का कॉन्सेप्ट करना नहीं चाहता, कोई गांव की बातें सुनना नहीं चाहता, कोई हिंदी ही नहीं सुनना चाहता, वहां पे मैंने अपने टी शर्ट पे पहली बार खुद को खुद ही लिख दिया गांव वाला। ये तो बहुत यूनिक चीज है यार। मतलब लोग, तो पीपल स्टार्टेड मेक फन आउट ऑफ दैट कि भाई ये क्या किया है। लेकिन मैं उनके साथ बहस करता था। करेक्ट। और मैं 2004 में फर्स्ट टाइम अपने टी शर्ट पे गांव वाला लिखा था। लेकिन इन सारी चीजों को अप्रिशिएट करने वाले भी बहुत सारे लोग बन गए कि भाई तुम बहुत ओरिजिनल हो, बहुत ऑथेंटिक हो, ऐसे ही रहना, वैसे ही रहना। ऐसे भी बहुत सारे लोग मिले। मतलब और वहां पे ये तय हुआ कि भैया गांव वाला तो मैं हूँ, और मैं दुनिया को ताल ठोक के कहूंगा कि मैं गांव वाला हूँ। आपको बहुत प्राउड है मतलब ये नाम रखने में, जहाँ पे आप यू वांट टू टेल द स्टोरी ऑफ विलेज, एंड जहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट है। आपका बहुत ही इनग्रेन्ड एक बिलीव होता है ना, आप जहाँ पे पलते हैं। जबकि हमारी परवरिश जो है वो गांव में नहीं हुई। जी। अगर ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो मेरे फादर पुलिस डिपार्टमेंट में थे, और बहुत ही खाना बदोश हमारी लाइफ थी। करेक्ट। उनका जहाँ ट्रांसफर होता था हम वहां चले जाते थे। तो 3 महीना यहाँ हो तो और अच्छा, उनका ट्रांसफर भी बहुत जल्दी होता था। अच्छा। तो यू गेट टू सी लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। हम रात को सोए रहते थे और सुबह पता चल रहा है कि आंख कहीं और खुल रही है। रात को ही मतलब ट्रंक में डाल के, मतलब किसी तरीके से किसी ट्रक में, या वो जो बसेस टाइप की जो मिनी बसेस जो आपको मतलब निकल गए, बैग एंड बैगेज के साथ हम शिफ्ट हो जाते थे। चलिए, बहुत मतलब मुझे तो सी आपकी कोर चीज जो होती है, जिसपे आपको बिलीव होता है, ट्रस्ट होता है। जैसे आपको एक अपनी कंपनी का नाम जो रखा, वो आपकी बिलीव पे था।
ये नहीं क्या नाम है? इस सारे मतलब इससे मुझे एक चीज मुझे क्या बाकी लोग सब लोग को एक चीज सीखनी चाहिए कि आपका जो रूट है और आपकी जो बिलीव है, हम्म, अगर वो है तो आप उसके ऊपर आपको लगे रहना चाहिए, चाहे दुनिया या लोग उसको अच्छा माने बुरा माने। आज की डेट में गांव वाले को कौन नहीं जानता। जब शुरू किया था तब लोगों को प्रॉब्लम हुआ होगा, बट आज गांव वाले को सब जानते हैं हाँ। कि भाई गांव वाला प्रोडक्शन है जिन्होंने मतलब इतना कुछ कर दिया उस कंपनी के। तो आई एम सो ग्लैड टू नो अबाउट द स्टोरी अबाउट आपकी कंपनी का नाम जो आपने रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये आपने उसको मेंटेन रखा, अपनी अपनी अपने बिलीव को, अपने कोर चीज़ों को। आ, आप बहुत बड़े शहर से तो नहीं है जहाँ तक मुझे पता है कि यू आर नॉट फ्रॉम अ बिग सिटी। लाइक मैं तो सूरत से हूँ, वो बहुत गांव टाइप नहीं है, वो प्रॉपर यहाँ से 3 घंटा ही है, तो बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं है। बट आई थिंक आप कहाँ से हैं, और जस्ट लेट मी नो कि भाई बॉम्बे आना वो एक अपने आप में बहुत बड़ा एक जर्नी होती है सबकी। बिल्कुल। तो आई वांट टू नो हाउ, लाइक कैसे हुआ ये फील्ड में कैसे आए, बॉम्बे कैसे आए, पहला क्या था, किस किस मतलब कब पहली बार लगा कि नहीं मुझे बॉम्बे जाना चाहिए। बम्बई का नाम हमने ऐसे ऐसे लोगों से सुना, वो इंसान जो आकर के बॉम्बे का नाम कहता था या बोलता था, वो इंसान कोई छोटा मोटा नहीं होता था, ओहदे से या रुतबे से या पैसे से, हर तरीके से। तो बॉम्बे नाम जब मेरे सामने इंट्रोड्यूस हुआ तो वाकई ऐसे इंट्रोड्यूस हुआ कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे भाई सिर्फ अमिताभ बच्चन साहब रहते हैं या धर्म जी रहते हैं या हेमा मालिनी रहती है। ये सारे वो जो लार्जर देन लाइफ जो किरदार आपके सामने आते हैं वो लोग रहते हैं। आम आदमी तो जा ही नहीं सकता। ऐसा परसेप्शन जो है वो आया। और जब मैंने स्कूल की पढ़ाई खत्म कर ली और मैट्रिकुलेशन में अलग अलग तरह की किताबें जब पढ़ना मैंने शुरू किया, तो मुझ तक 1-2 मैगजीन पहुंची। उसमें से एक मैगजीन का नाम था मायापुरी। अच्छा, मायापुरी सबको पता है। हाँ, और वो मायापुरी में ज्यादातर जो लोग जिनके जरिए मुझे वो मैगजीन मिला जी, वो कुछ फोटोग्राफ्स में इंटरेस्टेड थे। और मैं उसमें जो कंटेंट जो छपता था कि कभी कभी किसी राइटर की बायोग्राफी होती थी, कभी किसी डायरेक्टर के बारे में होता था। मैंने राज कपूर साहब के बारे में उसी में पढ़ा, शशि कपूर के बारे में उसी में पढ़ा, राही मासूम रजा जो एक राइटर हुआ करते थे उनके बारे में उसी में सारे बड़े बड़े मतलब ऐसे लोगों के बारे में मैंने पढ़ा। और उनके सफर के बारे में जब जाना तो मुझे पता चला कि ये लोग भी ऐसे ही गुमनाम जगहों से होकर के नाम वाली जगह तक पहुंचे थे। और मेरे लिए बंबई पहुंचना नामुमकिन ही था। अच्छा, क्योंकि मेरे माँ बाप जो है वो कभी इजाजत नहीं देते कि बंबई उठ करके चले जाओ उस एज में। तो मैंने मुंबई से अपना एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाना शुरू किया। और मैं कहीं अगर जा रहा हूँ और कोई मुझसे पूछे कि कहाँ जा रहे हो, तो मैं कहता था बंबई जा रहा हूँ। अच्छा, कहाँ से आ रहे हो, तो मैं कहता था कि मैं बंबई से आ रहा हूँ। ये 10 साल तक सिलसिला चलता रहा। 10 साल तक ये सिलसिला चलता किसी को पता चला ही नहीं कि आप बॉम्बे में नहीं हो। सबको लगा कि आप बॉम्बे से आ रहे हो, बॉम्बे जा रहे हो। ये सिलसिला 10 साल तक चला ऑलमोस्ट। और जाता कहीं भी था, लेकिन मैं ये कहता था कि बम्बई जा रहा हूँ। शाम को आपने बॉम्बे के बारे में सोचना, बॉम्बे में जाने के बारे में सोचना सब चालू कर दिया। और स्पिरिचुअली यू आर इन स्पिरिचुअली। ओके। उसी वक्त मुझे ये भी पता चला कि हम मेरे शहर छपरा से एक ट्रेन बॉम्बे वीटी जो है हफ्ते में एक ही दिन के लिए वो ट्रेन निकलती है। अच्छा। और वो ट्रेन जो है मुंबई जाती है। ओके। तो मैंने कई बार जो है स्टेशन पे जा करके ना उस खड़ी ट्रेन को मैंने देखा, जब वो पार्किंग लॉट में जब वो लगी रहती है और शाम को 5:24 या 20 मिनट पे वो ट्रेन खुलती थी, तो मैं खड़ा रहता था कि इस बम्बई वाले ट्रेन में किस तरह के लोग जाते हैं। वो पूरा ट्रेन जो है माइग्रेंट्स जो मजदूर हैं उससे भरा हुआ होता था। यानी बिहार से मुंबई के ट्रेन में मुंबई वीटी में जो लोग आते थे वो सिर्फ मजदूर आते थे। और मुझे देख करके लगता था कि यहाँ कोई राइटर बनने तो नहीं जा रहा, कोई रोजी रोटी में ही लोग जाते हैं। तो वो भी एक सेटबैक था मेरे लिए कि मतलब मैं भी जाऊंगा तो रोजी रोटी ही कमाऊंगा और क्या कर लूंगा, कौन से सपने लेकर के। लेकिन
टाइम जैसे जैसे गुजरता गया और मैंने स्पिरिचुअल कनेक्शन इस मुंबई से इतना ज्यादा बना लिया कि जब मैं मुंबई आया दोस्त, तो मेरे लिए मुंबई में संघर्ष नहीं सिर्फ हर्ष था। दैट्स इंटरेस्टिंग। मुझे कभी मतलब पहली बार अगर मैं किसी से मिला तो फर्स्ट टाइम मुझे याद है कि मैं अगर किसी से मिला आमने और सामने, तो राजकुमार संतोषी जो है एक डायरेक्टर हुआ करते हैं मतलब हैं हाँ। राज साहब, उनकी फिल्म का कोई सेट वेट था या उनकी ही कोई फिल्म थी, मुझे याद नहीं है वो कौन सी फिल्म थी, लेकिन चांदी वाली स्टूडियो में सेट वेट लगा था, वहां पे गया और वहां मेरे को मजरूह सुल्तान जी जो है, जो राइटर हुआ करते हैं ना, उनसे किसी ने मिलाया। इतना जल्दी? हाँ, मतलब बॉम्बे आके आप इन लोगों से मिलना शुरू हो गया, मतलब यू आर सो लकी। हाँ, बॉम्बे में तो पहले आके लोगों को समझ में नहीं आता करना क्या है, हाँ, कैसे कहाँ पहुंचे, मैंने कैसे बहुत मिले। सारी कहानियां सुनी है। हाँ, मतलब मुझे लगता है यू आर द फर्स्ट पर्सन जो आप बोल रहे हो कि बॉम्बे आके मुझे संघर्ष करना ही नहीं पड़ा। बिल्कुल नहीं। मतलब ये भी एक बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि जरूरी नहीं है कि हर आदमी को बॉम्बे आके संघर्ष ही करना पड़े। हर आदमी तो यही सोचता है कि वहां जाना है, फिर वहां पे जाके पहले तो क्या करे, कैसे करे, कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं हो। मतलब इन योर केस बॉम्बे आके आपने पूरा, यू आर स्ट्रेट अवे, यू आर लकी। आई थिंक यू आर, मे बी यू आर एट द राइट ट्रैक, और जो तुम्हारे कनेक्शंस थे वो सही गए। ठीक है, तो फिर मतलब यू आर इन अ सर्कल ऑफ ऑल दिस पीपल। हाँ, तभी मतलब मुझे जहां तक याद है मैंने कोई स्ट्रगल, कोई संघर्ष ऐसा किया नहीं। अगर अपने लिए मैंने कुछ चैलेंजेस अगर खड़े कर लिए या मुश्किलें मैंने अपने लिए खड़ी कर ली, तो वो कुछ दोस्तों को अपने साथ एकोमोडेट करने में या कुछ दोस्तों को अपनी तरह की जिंदगी देने में या अपने साथ जीने का मौका देने में, अपने साथ उनको ले करके चलने में मैंने काफी मुश्किलें उठाई। मतलब मैं जुहू में जिस घर में रहता था किराए पे, मतलब उस टाइम में किराया, मतलब लोग, पता नहीं, मैं बात कर रहा हूँ 2001 की बात कर रहा हूँ, मैं पेइंग गेस्ट रहना शुरू किया वहाँ पे 2001 की बात कर रहा हूँ। 2001 में, और मैं किराया दे रहा था मेरे ख्याल से 33,000। बट हाउ कम ये कैसे कर लिया? मतलब बॉम्बे आके सीधा इतना, वो जमाने में इतना रेंट पे करना। हाँ, उसका ये है कि मैं एक टैलेंट हंट के जरिए मुंबई में आया था। अच्छा, ये एक टैलेंट हंट, मतलब जैसे ये कॉपी राइटिंग जो होती है ना, हाँ। तो ऐसे ही जो है कॉपी राइटिंग का एक बहुत ही स्पॉन्टेनियस राइटर जो स्लोगन लिख ले, ऐसे कर ले या वैसे कर ले, इस तरह के एक जो कंपटीशन आप कह सकते हैं, किसी ने ऑर्गेनाइज किया था, कोई जैसे कोऑर्डिनेटर के जरिए, क्रिएटिव हंट था वो एक तरीके से। मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। और मेरे सामने कुछ प्रोडक्ट दिया गया, और उस प्रोडक्ट के नेचर जो है, उसकी जो सारी प्रोफाइल जो थी वो लिखी हुई थी। मैंने कुछ स्लोगन्स भी लिखे, कुछ वन लाइनर उसके लिखे, और वो सेलेक्ट हो गए। एक बात जो आपने बताई कि बॉम्बे में आके उस जमाने में यू आर अफोर्ड टू पे दैट मच ऑफ रेंट, जहां से हम लोगों ने और बहुत सारी बातें करी, तो आते ही मतलब यू आर गेटिंग सम गुड वर्क। हाउ, वो कैसे हुआ? पहला काम कैसे मिला? अब पहला काम वही, वो जो टैलेंट हंट के जरिए मैं यहाँ पे आया। तो 3-4 एजेंसीज में शुरुआत में ही मुझे जाने का मौका मिला। ठीक है, तो एक एजेंसी जो है वो मुद्रा कम्युनिकेशन, आप सब लोगों ने नाम सुना है। जी, वो तो बहुत बड़ी, मतलब मेन, हाँ, वो टाइम की सबसे बड़ी एजेंसी वही हुआ। तो मुद्रा के साथ, उसी कंपनी के साथ जुड़ी हुई एक क्रिएटिव कंपनी थी, उसका नाम था पब्लिसिटी प्रमोशन प्रोडक्ट्स। ओके। तो ये एक तरह की ऐसी कंपनी थी जो एडवर्टाइजिंग में ही काम करती थी, और वहाँ पे कई बार जो है वो अलग अलग प्रोडक्ट के जैसे आइडियाज के ऊपर डिस्कस करने के लिए वहाँ पर एक क्रिएटिव टीम हुआ करती थी। तो आई बिकेम द पार्ट ऑफ क्रिएटिव टीम, और वहाँ पे कुछ 16 या 17 हज़ार रुपए का कुछ मेरा एक पेमेंट चालू हो गया, चालू हुआ।
लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो और भी कई वर्टिकल में वो कंपनी काम करती थी। ओके। ठीक है, तो कुछ और काम भी मैंने उनका एक तरीके से लेना शुरू कर दिया। ओके। मतलब वो डायरेक्टली क्रिएटिव काम नहीं हुआ करता था, लेकिन ऐसी टीम वहां पर थी जहाँ पे मेरे जैसे फर्टाइल ब्रेन की उनको बहुत जरूरत थी। जिन्होंने तुम्हें मतलब हाँ, परख लिया। आप मुझे दे दिया आपने तो मैं रात भर में 100 स्लोगन आपको लिख करके सुबह पहुंच जाऊंगा। एक दो नहीं, 100 स्लोगन्स। आपको उसमें से 10 और 20 अच्छे लग रहे हैं ना, तो वो 10 या 20। उसके बाद प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए जो छोटे छोटे जो इवेंट्स हुआ करते थे उस टाइम में, ओके, वो इवेंट की भी स्क्रिप्ट होती है। ओके, ओके, और उसका ओपनिंग और एंडिंग बहुत मायने रखता है कि आप इवेंट्स को कैसे ओपन कर रहे हो, और ये सबके बस का नहीं होता, और एंड कैसे कर रहे हो। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। और वो राइटिंग मतलब मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर ये स्किल है, लेकिन मैं बहुत कमाल की ओपनिंग लिखता था। मुझे बहुत सारे अपने इवेंट के राइटिंग की ओपनिंग याद है आज भी। पर वो कहीं ना कहीं वो जो वेरियस किताबें आपने पढ़ रखी थी अलग अलग सब्जेक्ट की, या अलग अलग कहानियां, उन्हीं कहानियों में से उठाई गई या उसी से इंस्पायर्ड सारी लाइनें होती थी। उसके बाद एक बार गांव पहुंचा मैं। गांव पहुंचा तो उन दिनों गांव में चंद्रकांता शो बहुत हिट था। ओके। चंद्रकांता शो जो था बहुत हिट था। मैं ये बात कर रहा हूँ आपको 98 जी के आसपास, 97 98 की बात है, जब 98 की बात मैं कर रहा हूँ, 98 जी। और मुझे बहुत ठीक ठाक पैसे मिलते थे, लेकिन बहुत सारे एडवर्टाइजिंग और बहुत सारे प्रोडक्ट को शूट हुए हमने देखा। शूटिंग में ह्यूज उसके क्रू मेंबर्स को देख करके इतना लेविश शूटिंग होती थी, पर आप देखते थे 30 सेकेंड्स की चीजें शूट हो रही है। जो चेहरे शूट करते थे उन दिनों आप पहचानते भी नहीं थे कि ये एक्टर कौन है, क्योंकि मुझे तो देखना था अमिताभ बच्चन साहब को, मुझे तो देखना था धर्म जी को, मुझे देखना था जितेंद्र को, मुझे देखना था श्रीदेवी को। ये सब एक्टर तो दिखाई नहीं पड़ते थे। जितने भी एडवर्टाइजिंग शूट हो रही है उसमें भाई उन्हीं कोई कास्ट होके आ रहा है, तो समझ नहीं आता था वो 30 सेकंड की शूटिंग, लेकिन खर्चे इतने होते थे कि दंग रह जाता था। और जब मैं गांव पहुंचा तो मुझे किसी ने बोला कि तुम क्या करते हो, तो मैंने बोला कि मैं प्रचार बनाता हूँ। क्या बनाते हो? प्रचार बनाते हो। हाँ। तो कहता है हम लोग तो बंद कर देते हैं जब प्रचार आता है, तो टीवी बंद कर देते हैं। और लिटरली चंद्रकांता चलता था और जैसे ऐड आना शुरू हुए लोग बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देते थे ताकि बैटरी ज्यादा खर्च नहीं हो। ऐसा होता था लिटरली कोई ऐड नहीं देखता था भाई। अच्छा। वो डिस्कनेक्ट कर देते थे और मुझे लगा कि मैं एक ऐसे दुनिया में काम कर रहा हूं जिसको ये लोग देखना भी नहीं चाहते। तो मेरे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था कि जिस एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में मैं पनपने की कोशिश कर रहा था और मेरे आइडियाज लोग अप्रिशिएट कर रहे थे और मुझे एक पहचान मिल रही थी और बहुत सारे आइडियाज में मेरा कंट्रीब्यूशन था, मुझे लगा कि ये क्या करूंगा ये सब करके मैं, क्योंकि लोग तो देखना नहीं चाहते। तो मैं वहां से आया और आने के बाद ये तय कर लिया कि भाई मैं ये टेलीविजन करूंगा और टीवी पे जो लोग देख रहे हैं यही काम करूंगा। और मेरा कोई ऐड फिल्म का एडिट जो है वीडियो वर्ल्ड में चलता था। हाँ जी। खार में मैं वहां गया और वहां एक असिस्टेंट डायरेक्टर से मेरी मुलाकात हुई जो बोला कि मैं टीवी में काम करता हूँ। बहुत फटे हाल, बहुत बुरे हाल, मैं जिससे भी मिलूं उसका हाल बहुत बुरा है, किसी को पैसे नहीं मिलते थे। और मैं ये इवेंट और ये सब लिख करके उस वक्त भी 50 से 60 हजार रुपए कमाता था। बहुत बड़ी बात है उस टाइम में। मुझे लगा ये कैसे होगा। उसके बाद मैंने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मैंने ज्वाइन किया, मेरे को बहुत अच्छा एक डेजिग्नेशन मिला और मेरी सैलरी कुछ 68,000 हो गई। 68,000 वो जमाने में? 68,000। तो अब और ज्यादा मेरे लिए वर्ली में उसका ऑफिस हुआ करता था। तो और पैसा आपको मिल रहा है
लेकिन अब बात ये कि अब कैसे कहें कि भाई इस काम को कंटिन्यू करना चाहता हूँ जिसको पूरी दुनिया देखती नहीं है। Correct. लोग टीवी बंद कर देते हैं और जब फिर प्रोग्राम शुरू होता है तो फिर ऑन चालू कर देते हैं। करेक्ट। तो वो बंदा मेरे को 3-4 दिनों तक स्टूडियो में बुलाया, बोला यहाँ बहुत सारे सीरियल बनते हैं, मैं तुम्हें किसी से मिलाऊंगा। ओके। धीरे धीरे वो बंदा किसी और से मिलाया, वो किसी और से मिलाया, वो किसी और से मिलाया, वो किसी और से मिलाया, और मुझे जो है फाइनली किसी से मिलाया गया। एक प्रोडक्शन का एक आदमी था, वो बोला कि चलो मैं तुम्हें राइटर से मिलाता हूँ। और मेरी लाइफ में पहला शो जो इंट्रोड्यूस हुआ उसका नाम था ओ मारिया, प्रयास प्रोडक्शन, सतीश कौशिक साहब। और सतीश कौशिक जी से मुझे मिलाया गया। वो प्रोडक्शन वाला बंदा जो था वो सतीश कौशिक जी के बहुत करीब था, बहुत जेंटलमैन। वो जो प्रोडक्शन का आदमी, उसको पता नहीं मेरे ऊपर क्या दया आ गई या क्या मेरे अंदर टैलेंट दिख गया, सतीश जी के साथ मिला दिया। सतीश जी बोले कि इनको जाकर के ओमारिया के राइटर से मिला दो। मैं जाकर के ओमारिया के राइटर रीना गेरा से मिला। इसमें भाषा की अशुद्धियां हैं, लेकिन उससे टेलीविजन में हम थोड़ी इंस्टीट्यूट चलाते हैं। करेक्ट है, सही डायलॉग का खेल है, वो सब हो जाएगा, बट स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है। तो उन्होंने बोला मेरे साथ काम करो। तो आई स्टार्टेड एज ए घोस्ट राइटर। ओके, फॉर द सीरियल। वहां से सीरियल राइटिंग का काम चालू हुआ। तो ओमारिया से शुरू हुआ। बहुत ज्यादा मेरा कोई कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं है, पर इतना है कि वो जो राइटर थी उन्होंने मुझे अपने साथ उठने बैठने का जो मौका दिया, वही मेरे लिए बहुत बड़ा था। जो आपने बोला घोस्ट राइटिंग, थोड़ा इसको डिटेल में बताइए, ये होता क्या है? क्योंकि मुझे लगता है कि ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है। ये आज भी कहीं ना कहीं तो ये हो रहा होगा, आई एम श्योर, मुझे जहां तक लगता है। हाँ, लेकिन घोस्ट राइटिंग को कभी भी एक एक्सप्लॉइटेशन की तरह नहीं लेना चाहिए, बहुत निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना चाहिए। मेरा अपना ख्याल है और मेरा मानना है कि जितने भी ब्रिलियंट राइटर्स आपको इस इंडस्ट्री में दिखाई दे रहे हैं, उनकी शुरुआत घोस्ट राइटर से ही हुई होगी, एज ए घोस्ट राइटर ही। मुझे लगता है घोस्ट राइटिंग का काम उसी को मिल सकता है जो टैलेंटेड होगा। टैलेंटेड है वही। कौन क्यों देगा उसको? कोई तो ये बुरा नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एज ए घोस्ट राइटर आप अपने आप को बहुत नर्चर करते हैं भाई। आप अपने आप को बहुत प्रिपेयर करते हैं। आप अपने आप की, आपकी क्रिएटिवली परवरिश हो रही होती है। वाओ, ग्रेट। क्योंकि एक नामचीन राइटर जिसको इंडस्ट्री में लोग जानते हैं, जिसका अपना जो वेल एस्टैब्लिश्ड है, मतलब वेल एस्टैब्लिश्ड है, उसके एक्सपीरियंस का आप अनुमान नहीं लगा सकते। जी 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 जी, करेक्ट। वो अपनी जिंदगी में जो चीजें अनुभव करके और बैठा हुआ है, हाँ जी, उतने अनुभवी इंसान के साथ जब आप अपना बहुत छोटा मोटा ज्ञान और वो स्किल जब आप शेयर कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं वो आदमी आपका फायदा नहीं उठा रहा होता है, वो आपको फायदा पहुंचा रहा होता है। अपने फायदे में वो आपको अपना पार्टनर बना करके रखता है। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि एज ए घोस्ट राइटर होने का मतलब ये है कि आपको स्क्रीन पे क्रेडिट नहीं दिया जाता है। पर ऐसा मैंने नहीं देखा कि जिस राइटर के साथ मैंने काम किया, जिन लोगों के साथ किया, जिस टीम के साथ किया, उस टीम के बीच में आपका कोई अपना एग्जिस्टेंस नहीं है, आपका वजूद नहीं है। ऐसा नहीं है। वहीं से लोग आपको आइडेंटिफाई करते हैं, वहीं आपका काम नोटिस किया जाता है, और वहीं से कोई आपको मौका देता है कि अब इंडिपेंडेंट करो। तभी जाके आप पे ट्रस्ट आता है लोगों को। करेक्ट। तो घोस्ट राइटिंग को मैंने कभी भी बहुत ही नेगेटिव तरीके से नहीं लिया। लेकिन जब मैं किसी लायक बना, जब मैं एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर और एज ए राइटर फुल फ्लेजेड काम करने लगा, तो मुझे बहुत मौका मिला नए लोगों को अपने साथ जोड़ने का, लेकिन मैंने कभी उनका क्रेडिट उनसे नहीं छीना। That's so nice of you. मैंने कभी उनको बोला नहीं कि मेरे लिए घोस्ट राइटिंग करो। वेरी फर्स्ट डे मैंने उनका नाम दिया, और बहुत सालों बाद मैंने अपनी ये गलती रियलाइज किया कि मैंने उनकी लाइफ बर्बाद कर दी नाम दे करके। क्योंकि वो आए, काम किए, दूसरे दिन उनका नाम दिख रहा है, वो जो एरोगेंस उनके अंदर आया और जो फॉल्स कॉन्फिडेंस जो उनके अंदर रीस्टोर हुआ, इंटरेस्टिंग है ये, मतलब सबके लिए। और फिर जो अपने आप को
कुछ उनके जैसा समझने की जो कोशिश में वो लग गए या भूल कर बैठे जो वो थे नहीं, तो मैंने उनको देखा बहुत जल्दी वो खत्म भी हो गए। फिर उनका ग्रोथ भी मैंने नहीं देखा। फिर उसके बाद मैंने ये तय किया कि भाई नहीं, पहले काम ही मत कराओ, पहले उसको तैयार करो। तो मतलब घोस्ट राइटिंग एक तरीके से किसी के अंडर में रह के कुछ चीजें सीखने का काम ही करती है, यही मुझे समझ में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? कि आप किसी के अंडर में हो, आप सीख रहे हो। जैसे अभिमन्यु ने अपने माँ के पेट के अंदर रहते हुए चक्रव्यूह को तोड़ने के, मतलब जो चक्रव्यूह तोड़ना था, जो 6 चक्रव्यूह को तोड़ने का जो उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, जी, वही ज्ञान प्राप्त आपको होता है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो घोस्ट राइटिंग मेरे लिए कहीं से भी नेगेटिव बात नहीं है। और मैं किसी भी, मतलब कोई अगर इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, आपके जितने भी चाहने वाले और फैन, मैं बोलूंगा कि कोई अगर बहुत ही राइजिंग राइटर है या स्ट्रगलिंग राइटर है, उसको जरूर कुछ अच्छे राइटर्स के साथ घोस्ट राइटिंग करनी चाहिए। सो ये आज पता चल रहा है कि घोस्ट राइटिंग इज बहुत जरूरी है, गुड फॉर एवरीवन। तो अब आप राइटर बन चुके थे बॉम्बे में आके, और आपने मतलब काफी हद तक काफी राइटिंग का, मुझे अभी आपका वो जर्नी देखना है कि आपने जी टीवी कैसे ज्वाइन किया। व्हाट इज योर कनेक्शन विद जी? जी का कनेक्शन मेरा कैसे कहें उसको, एक शो था जो मैं उन दिनों जुड़ा हुआ था डायरेक्शन के माध्यम से। वो शो का नाम था एक महलो सपनों का। मैं उसमें एज असिस्टेंट डायरेक्टर में जुड़ा और मैं उसमें भी राइटिंग की कुछ ना कुछ चीजें करने लगा। और एक शो था उनका मनशा, हाँ याद आया, जी टीवी से जुड़ने का जो आप कह रहे हो ना, एक शो था मनशा। ये जी टीवी ने एक नया स्लॉट शुरू किया था 64 पन्ने। अच्छा। वो मैं लिख रहा था एज ए डायलॉग राइटर। ओके। और उसके डायलॉग की बहुत तारीफ होती थी। अच्छा। मतलब सेट पे भी जो एक्टर होते थे वो बहुत। यहाँ पे आपका नाम आता था एज ए राइटर या घोस्ट राइटिंग की थी? नहीं, एकदम उसमें एज ए राइटर मेरा नाम वहाँ आता था। और उस डायलॉग की बहुत तारीफ होती थी सेट पे। लोगों को लगता था कि वहाँ से यू गेट एप्रिसिएशन अबाउट योर राइटिंग वर्क। हाँ। उसमें वन लाइनर जो होते थे बहुत कमाल के होते थे। अब आजकल तो स्क्रिप्ट राइटिंग में खास करके टेलीविजन में वन लाइनर होते नहीं है। वो टाइम पे हुआ, गिने चुने 1-2 राइटर्स हैं जो बहुत बढ़िया लिखते हैं, उनके डायलॉग में वन लाइनर आता है। पर तब ऐसी चलन नहीं थी, लेकिन तारीफ थी, उन दिनों मैं लिखता था। एक महलो सपनों का के ही सेट पे एक डायलॉग मैंने किसी के लिए लिखा था जिसकी लाइनें थी कि अपनों में बहुत कम होते हैं जो अपने होते हैं। आंखें खुली रखो और गैरों में ताकने झांकने की जरा सी तहजीब और नजाकत रखो, ताकि उसमें भी कोई अपना सा मिलता है। कुछ इस तरह का था, वो एक फिलॉसफी थी वो कहने में। करेक्ट। तो वो फिलॉसफी जो है वो जब कही गई तो काफी लोगों ने उसकी तारीफ किया। अच्छा। क्या होता है कि अगर कोई टैलेंट होता है, मुझे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, जब मैंने भी इतनी, तो वो छुपता तो है नहीं। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप में अगर कुछ चीज है, आप में अगर कोई बात है, तो कहीं ना कहीं तो वो बाहर आती है। और मुझे ये भी पता है कोई ना कोई उसको देख भी लेता है। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप टैलेंटेड हो, आप ऐसे ही निकल गए, आपका कुछ हुआ नहीं। मतलब वो तो बहुत ही रेयर होता है। अगर आप में कुछ है और आप बॉम्बे में हो और आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगे हो, तो 100% कोई ना कोई तो आपको पहचान लेगा। नहीं, और उसी टाइम में मैंने किसी के कांटेक्ट में आया, मुझे बिल्कुल ठीक से याद नहीं, मुझे कोई तो जी टीवी में ले करके गया और कॉपी राइटिंग के सिलसिले में कि यहाँ पे प्रोमो लिखने का कुछ काम है। ओके। तो एज ए फ्रीलांसर राइटर जो है मैं गया, तो मुझे एज ए फ्रीलांसर वो मौका मिला और मैंने कुछ 5-6 प्रोमोज ही लिखे थे और वो प्रोमो की बातें बहुत होने लगी जी टीवी में। तो ऑफिशियली फिर मुझे जो है वहां पे 2 तरीके से उन दिनों लोगों को लिया जा रहा था, एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे और एक बजट के बेसिस पे। तो मुझे बजट के बेसिस पे या पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे कुछ, हाँ कॉन्ट्रैक्चुअल जो है मैंने ज्वाइन किया और मेरी एक सैलरी तय हो गई कि भाई आपको महीने में इतना पैसा देंगे। और वो मैं जी टीवी के लिए प्रोमो लिखता था और महीने में उतना पैसा मुझे
मिलता था। सडनली जो है मतलब पैसे का जो फ्लो जो था, मतलब लाख जो मैंने क्रॉस किया, ये वही 2002-2003 के बीच में। मतलब 2002-3 का टाइम में इतना क्रॉस हाँ, कर देना बहुत बड़ी बात। मतलब मैं वहां पहुंच गया हाँ, और मैं ये लिखते 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 इतना ज्यादा मार्केटिंग टीम में और प्रोग्रामिंग में लोगों का इतना चहीता हुआ कि सडनली एक शो आया जिसका नाम था रावण। हाँ करेक्ट। बहुत अनकन्वेंशनल शोज था जी टीवी का, और क्योंकि उसका कनेक्ट माइथो वर्ल्ड की कहानी थी, और राम और रावण तो हम लोग एकदम ब्लड में चलता रहता है उसकी फिलॉसफी। तो मेरा बहुत एक डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ व्यू था उस किरदार के बारे में। तो मैं चैनल में वैसे ही किरदार के बारे में ऐसे बातें करता रहता था। तो इसका जो पूरा प्रमोशन कैंपेन जो एजेंसी तैयार कर रही थी, और उससे पहले मेरा कई डिस्कशन उससे रिलेटेड लोगों से होने लगा, और वो जो एक प्रमोशन जो था उसका एक मैं हिस्सा बना। बहुत ही डिफरेंट था ना रावण के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सीरियल बनाना वो टाइम पे, मतलब जहाँ पे रामायण महाभारत हम लोग देखते बड़े हुए थे, और उसमें आपने रावण को मेन हीरो बना दिया, और मतलब बहुत ही मतलब डेयरिंग वाला काम हुआ होगा वो टाइम पे, मतलब कन्विक्शन सबका बहुत स्ट्रांग होगा। और वो इवेंचुअली ऐसा हुआ कि शो लॉन्च हुआ, प्रोमो काफी अप्रिशिएट किया गया, कैंपेन जो भी है बहुत अप्रिशिएट हुआ, और क्योंकि मैं बातें बहुत अंदर रह के करता रहता था, उसके छोटे छोटे प्रोमोज लिखे जाते थे जो मैं लिखता था, और एक दिन अचानक मुझे बोला गया कि भैया तुम इस शो के क्रिएटिव डायरेक्टर भी बन जाओ। एंड देन आई बिकेम क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ दैट शो, जो ह्यूज बजट का शो। मुझे याद है उस शो के बारे में, मुझे लगता है वही दौरान मैं आपसे मिला भी था तुमसे। So that was the first show, right when you become a creative director for ZTV show। So ये जहाँ तक मुझे मतलब याद है कि वो जो दौर था तुम्हारा क्रिएटिव हेड वाला, वो काफ़ी वो वाला था जहाँ पे बहुत लोग तुमको मिलने के लिए आ रहे थे, नए नए शो तुमसे लिखवा भी रहे थे, और बहुत चीज़ें ऐसी हो रही थी। जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत याद है कि मैं भी मिला था, कुछ काम करने के सिलसिले में ही मिले थे हम लोग वो टाइम पे। बट वो टाइम पे जो तुम्हारा जो मतलब जो चल रहा था, तो यू आर इन सो मेनी थिंग्स। हाँ, नहीं, एक के बाद एक शोज जी टीवी में बनते चले गए, और मैं उस शो का हिस्सा बनता चला गया। आप कह सकते हैं कि मैं पहला ऐसा क्रिएटिव डायरेक्टर था जी टीवी में जो एक ही टाइम में 6 शो में करता था। 6 शो एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर। 6 शो में एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर था, और मैं कभी भी शो में बने रहने के लिए शो का क्रिएटिव डायरेक्टर नहीं था। मैं लिटरली अपने आप को खर्च कर रहा था। अच्छा, मैं शो बना रहा था। तो अब मुझे मतलब ये तो मुझे पूरा याद है आपका क्या रहा। अब गांव वाले का क्या कुछ बोल रहे थे? बाय द वे, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोस्त, मैंने अपनी जिंदगी में एक ही महीने में मैंने देखा कि मैंने जब अलग अलग प्रोड्यूसर्स से मेरे जब पेमेंट आए, अच्छे शोज थे, तो मेरा बैंक अकाउंट में 16 लाख रुपए एक साथ आए। 16 lakhs 2024 में। ओ बाप रे, मैं अपने अकाउंट में देख रहा हूँ कि 16 लाख रुपया क्रॉस कर गया एज ए क्रिएटिव। हाँ, एज ए मतलब कि मैं 3-4 महीनों से काम कर रहा हूँ, और सबके पैसे डिले होते होते किसी तरीके से एक ही बार आए, तो 16 लाख क्रॉस कर गया। बोले इतना पैसा, 16 लाख मायने रखता है वो जमाने में, वो उस टाइम में। वो भी ये काम करके, नहीं कि सीरियल प्रोड्यूस करके या कुछ और करके, क्रिएटिव काम करके। हाँ, क्रिएटिव काम करके। कहीं मुझे 1.5 लाख रुपए महीने का मिलता था, कहीं 2 लाख था, कहीं 70,000 था। तो अचानक पैसे आने शुरू हुए, और जब मैंने 2007 तक एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर मैंने काम किया, 2007 तक में मैं एवरेज, अगर 2004 से 2007 तक का एवरेज इनकम अगर देखूं मैं अपना, मतलब आपके पॉडकास्ट में, मतलब इतना धन मेरे पास आज की तारीख में नहीं है, पता नहीं,
क्यों नहीं है, लेकिन मैं लगभग अपने घर में मंथली 10 लाख रुपए लेकर के आता था। इंस्पायरिंग है यार, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो मुझे भी नहीं मालूम था कि इतना पैसा तुम कमा रहे थे वो टाइम में। हाँ, वो भी ये क्रिएटिव और बस। राइटिंग और अपने टैलेंट के हाँ। ऊपर, सिर्फ अपना टैलेंट है उसमें और कुछ नहीं है। और वो अलग बात है कि उन पैसों का क्या क्या हुआ, कितना हुआ, वो अलग है। लेकिन हाँ, मुझे टेलीविजन इंडस्ट्री ने मुझे बहुत बढ़िया पैसा दिया, और बहुत 4 साल मेरे ख्याल से 2003 से लेकर के 2007 तक मैंने काम किया। नहीं, टेलीविजन उस टाइम में ऐसा था, टेलीविजन वाज गिविंग ह्यूज मनी। आज उस टाइम में मैं अपने असिस्टेंट को जितनी सैलरी देता था, आज तो क्रिएटिव डायरेक्टर को उतने पैसे मिलते हैं भाई। मेरे लगभग 1 दर्जन असिस्टेंट्स थे एज ए राइटर, क्रिएटिव डायरेक्टर। क्रिएटिव डायरेक्टर, हाँ। पर अच्छी बात ये थी कि जब मैं एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर था तो मैं स्क्रिप्ट हेड भी मैं ही हुआ करता था। तो एक ही शो से मुझे 2-3 चीजों के पैसे मिलते थे। और सो ये जो जर्नी थी राइटिंग वाली, ये वाली, जब काम वाम सब छोड़ दिया और हेल्थ पे पूरा फोकस किया, हाँ, वो जरूरी था मुझे लगता है वो टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है जा रहा है, पर अगर हेल्थ ही नहीं रहेगा तो बिल्कुल ये सब किस काम का रहेगा। हाँ, मैं सिर्फ उसके बाद जो है घर चलाने के लिए आई स्टार्टेड राइटिंग अगेन इवेंट्स, जो मेरा पुराना फोटे था वापस जब एडवर्टाइजिंग में था और इवेंट्स में लिखा करता था। मैं फिर से जहाँ ज्यादा स्ट्रेस नहीं था, मतलब ये चैनल का प्रेशर, प्रोड्यूसर का टेंशन, सेट संभालना, वो सब बिल्कुल एकदम छोड़ दिया। एकदम बहुत सारे लोगों को हैंडल करना जो है वो, क्योंकि वो काम ऐसा लगता था कि जितना प्यार करोगे उस काम से, ड्रैकुला की तरह था वो, ब्लड शक कर रहा था आपका। वो तो है। तो आई स्टार्टेड राइटिंग रियलिटी शोज, और फिर मैंने सारेगामापा लिखा 2 सीजन, डांस इंडिया डांस फर्स्ट सीजन मैंने लिखा। बहुत मेहनत की मैंने उसमें। ओके। ये सब शोज आज भी चल रहे हैं? हाँ, आज भी वो चल रहे हैं, और बहुत शुरू करने वाले उसको आप ही थे, मतलब वो जमाने में, वो टाइम बहुत सारे इवेंट्स लिखे, और ताकि उससे मेरा घर चले। वो करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि भाई मैं अब रिस्क लूंगा, मैं वही सारी चीजें बनाऊंगा जो बहुत अनकन्वेंशनल है और जो मेरे थॉट को मैच करता है। सो आई स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड आई स्टार्टेड पुटिंग माय मनी। अच्छा, योर ओन मनी। एंड तक जाते जाते मैंने अपना पैसा खर्च करना शुरू किया। और दोस्त, जब मैंने स्पिरिचुअली गांव वाला कॉन्सेप्ट स्टूडियोज शुरू किया, तो अपना पैसा ले करके शुरू किया, और मैं बहुत सारे नए लोगों को बिठा करके उनको किताबें पढ़ने के लिए देता था, सिर्फ इसलिए कि पढ़ने की आदत तो इनको लगाऊं। और मैं मंथली पे करता था सैलरी किताबें पढ़ने के लिए। तुम तैयार कर रहे थे ना? तैयार कर रहा था। तैयार जब वो होंगे तभी वो तुम्हारे काम कम से कम ये 10 किताबें पढ़ लेंगे, मैं इनसे बात तो कर सकता हूँ। करेक्ट है। और उसमें से ज्यादातर लोग किताब 2 किताब दे दो, नहीं सर आज भी नहीं पढ़ा, कल भी नहीं पढ़ा, उनको पढ़ना ही नहीं। तो बहुत सारे निकल गए, और बहुत सारे ऐसे मिले कि किताबें आज देता था, कल पढ़ के आते थे, और मुझे मजा आता था। इस टॉपिक पे मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा। जैसे तुम्हारा थॉट प्रोसेस चला कि मैं स्लेव बन के काम नहीं करूंगा, और तुमने अपना वो किया। तो जब मैंने सीरियल्स प्रोड्यूस करे जो काफ़ी सक्सेसफुल रहे, चाहे वो मिस इंडिया हो या एयर होस्टेस हो, वो बैक टू बैक सीरियल मेरे चल रहे थे। मतलब वो एक स्लॉट था दूरदर्शन का 9:30 का, जो मेरे प्रोडक्शन के साथ में था, वो 2004 से लेके 2010 तक। I was 6 years completely on air continuously, and the serial, both the serial was almost number 1 position in दूरदर्शन। अब ये जब सीरियल चल रहे थे ना, तो वो टाइम पे मेरे पास ऑप्शंस था। मतलब वो टाइम पे मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं प्राइवेट चैनल में काम कर सकता था, क्योंकि शो अच्छे चल रहे थे, बहुत लोग वो टाइम पे थे नहीं। तो आप अभी तो टाइम अलग है, बट वो टाइम पे मुझे पता था कि मैं अगर यहाँ पे वो टाइम पे मेहनत करता था तो मुझे शो कोई ना कोई मिलता था। बट जैसे तुम्हारा थॉट प्रोसेस था, मेरा भी एग्जैक्टली वैसा ही चल रहा था कि नहीं यार, मैं स्लेव बन के काम नहीं कर पाऊंगा। मतलब उनके पास जाऊं, मैं उनके पीछे पढ़ूं,
चलो वो तो प्रोसेस है, सब लोग को करना ही पड़ेगा, जो काम करे वो करने में कुछ बुराई नहीं है, बट मेरा टेम्परामेंट वो नहीं था। मुझे भी लगा था कि नहीं यार, मुझे अपना कुछ अलग करना पड़ेगा। So instead of going for a private channel, I thought of producing film in Telugu, and I shifted to Hyderabad. और वहां पे मैंने पहला फिल्म जो है वो 2010 में प्रोड्यूस किया। वो टाइम पे हो सकता था मैं प्राइवेट चैनल पे शो लेके आ सकता था, बट उसकी जगह पे मैंने वो तेलुगु फिल्म को अपना पहला काम सोचा, एंड वहां पे मैंने नहीं काफी बाय चॉइस, इट्स अ ब्रेव थॉट। मतलब इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू टेलीविजन एंड वर्किंग एज अ स्लेव, यू चोज टू प्रोड्यूस योर इंडिपेंडेंट मूवी एंड यू डिड दैट, और वो ब्लॉकबस्टर भी फिल्म हुई थी आपकी। ये बहुत ब्रेव स्टेप है दोस्त। हाँ, मतलब देखो कहीं ना कहीं आपको कुछ तो स्टेप लेना पड़ता ही है, कुछ तो, अदरवाइज आप जिस तरह के जिस एंटरटेनमेंट का हिस्सा आप बनते जी, आप शायद कुछ पैसे जोड़ लेते जो लोगों के पास है, लेकिन क्रिएटिवली आप आईने के सामने खुद को देख नहीं पाते। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि जो टाइम पे मैंने वहां पे जाके पहली फिल्म बनाई थी तेलुगु में, वो टाइम पे इंडस्ट्री ऐसी थी, वो मतलब उसके बारे में लोगों का जो परसेप्शन था वो ऐसा था कि लोग मीम्स बनाते थे जहाँ पे हीरो ट्रेन को रोक रहा है, एक गोली मारो तो 10 लोग मर रहे हैं, पीपल वर लाफिंग, लोग हंसते थे। मतलब मुझे याद है कि वो टाइम पे जब मैं किसी को बोलता था कि मैं तेलुगु फिल्म बना रहा हूँ, तो लोगों को लगता था क्या हो गया, मतलब ये हिंदी छोड़ के, सीरियल छोड़ के ये तेलुगु फिल्म क्या क्यों बना रहा है। बट अब अगर आप आज देखो तो वही चीज आज मेरे लिए इतनी बड़ी हो गई है कि अब मैं तेलुगु फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो सब लोग दे लुक अप टू मी, क्योंकि पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है। आज तेलुगु फिल्म कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। तो आज भी मैं वहां पे काम कर रहा हूँ, बट ये जर्नी मेरी 2010 से है, जब वो इंडस्ट्री इतनी काम नहीं कर रही थी। सो वही है, जैसे जैसे तुमने बताया कि एक ब्रेव स्टेप या अपना कन्विक्शन के साथ में आगे बढ़ने वाला जो काम होता है, उसमें चाहे सक्सेस हो नहीं हो, बट किया वही जो आपको करना था। जैसे तुमने भी वही किया जो तुमको करना था। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्रिएटिविटी, एक्चुअली क्रिएटिविटी आप किसी का गुलाम बन के तो नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ये जर्नी तो आपकी काफी इंटरेस्टिंग रही यहाँ पे। एंड अब मुझे थोड़ा बताइए, क्राइम पेट्रोल के आपने यहाँ 400 एपिसोड प्रोड्यूस किए गांव वाले ने, गांव वाला प्रोडक्शन हाउस ने। नहीं, गांव वाला जब गांव वाला हमने शुरू किया था तो पहले तो मैं अकेले ही था, मतलब ये अकेले का सफर था। पर जब लगा कि एज ए कंपनी काम अब करना चाहिए और रिस्क लेने की क्षमता जब मेरे अंदर आ गई, मेरे अपने पास कुछ पैसे थे कि मैं एक टीम को नर्चर कर सकता हूँ, तब मैंने लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। तो क्राइम पेट्रोल गांव वाले ने प्रोड्यूस जरूर किया, लेकिन क्राइम पेट्रोल अगर देखा जाए तो इनिशियली एज ए कंपनी मैंने उसमें सिर्फ एक फिड्यूशियरी ड्यूटी निभाई है। आई वॉज नॉट द ब्रेन बिहाइंड दैट। ओके, मैं क्राइम पेट्रोल का प्रोड्यूसर जरूर था, लेकिन मैं उसको क्रिएटिवली उसका एक क्रेडिट ले नहीं सकता, क्योंकि वो टीम बना रही थी। नहीं, वो तो टीम ही मेरे को क्राइम में बिल्कुल दोस्त इंटरेस्ट नहीं है। वो कहानियों की मीटिंग में मैं जाता था और 4-5 पेजेस जब सुनता था उसके बाद मैं लिटरली मीटिंग से बाहर निकल के और खड़ा हो जाता था कि यार मेरे से नहीं होगा। मैं उसे कहानियों की तरह ले नहीं पा रहा था। बट इनिशियली मैंने अपने आप को एज ए प्रोडक्शन हाउस वो काम तो करना था, और काफी लंबा काम। क्राइम पेट्रोल का आप क्रेडिट मुझे सिर्फ इतना दे सकते हैं कि जब सोनी चैनल में स्ट्रगल करने के लिए मैं गया अपने पार्टनर्स के साथ, तो उन्होंने बोला कि भाई कहानियां लेकर के आओ। तो 5-6 कहानियां जो है वो मेरे पार्टनर्स ने डिग आउट किया। उसमें से हमने 2-3 कहानियां सेलेक्ट किया, चैनल में जाके सुनाया, उसको उन्होंने बोला कि बनाओ, प्रोड्यूस करो। ओके ओके ओके, दैट्स हाउ। वो एक बहुत बड़ा रिस्क था कि उन्होंने कहानी तो अप्रूव कर दी, तो बनाने के लिए आप पे दी, बनाने के लिए आप जा रहे हो और आपने कभी बनाया नहीं है। और जब बनाने के लिए गए तो एक एक एपिसोड का बजट कोई 18 लाख रुपए चला गया, कोई 20 लाख रुपए चला गया, कोई 22 लाख रुपए चला गया इनिशियली। तो हाँ, मतलब 3 एपिसोड में आप ऑलमोस्ट जो है 50 लाख रुपए के आसपास इन्वेस्ट कर चुके थे।
और अगर चैनल को वो एपिसोड्स पसंद नहीं आते तो मतलब विद इन ए मंथ आप 50 लाख रुपए अंदर थे। यू आर इन अ बिग लॉस। ये रिस्क लेने का, ये जो 50 लाख रुपए मैं अपने जेब से भरूंगा, मैं सामने वाले का नुकसान नहीं होने दूंगा। ये शब्द जो मैं कह के आया था, जो मेरा जिन्होंने फंड इसमें जो लगाया, वो करेक्ट वो आप कह सकते हैं कि वो मेरे लिए, और जिसने ये बनाया, जो इसके पीछे जो क्रिएटिव इंसान थे ये तीनों एपिसोड्स के बनाने में जिनका कंट्रीब्यूशन है, उन पे भी मेरे को बहुत भरोसा था, क्योंकि ये जो भी करेंगे बहुत बेहतरीन करेंगे। क्राइम पेट्रोल एज ए कंपनी आप कह सकते हैं हमने काफी एपिसोड्स बनाए, और इनिशियली 400 एपिसोड, 400 से ज्यादा 400 से ज्यादा एपिसोड्स बनाए हमने। इनिशियली बहुत शॉकिंग था क्योंकि वी वर लूजिंग मनी, बट सेकेंड सीजन तक जाते जाते हम प्लस में आ गए, और उसका एक वर्किंग पैटर्न जो है, जो हमने कंपनी में डेवलप कर लिया, और जिस तरह की स्किल हमने इन हाउस डेवलप कर लिया, और हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कंट्रोल में आ गया, क्योंकि ये पूरा गेमिंग, एंड वी स्टार्टेड मेकिंग मनी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का है, मतलब कोई भी प्रोडक्शन हाउस को प्राइवेट चैनल में अगर काम करना है तो एक टाइम के बाद में उसको कंट्रोल में लेके आना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं लगता है कोई भी प्रोड्यूसर पैसा कमा पाता है, तो काफी सक्सेसफुल जर्नी रहा। मतलब उसका फिल्मों में कैसे आए, मतलब वो टाइम से आपने फिल्मों में आना सोच लिया था या कैसे शुरू किया? मतलब मैंने टीवी के जर्नी को ऐसे देखा कि कभी टेलीविजन एक टीवी के सामने पूरा परिवार मिलकर के टीवी देखता था, आज उसी टीवी की वजह से सबके अपने अपने कमरे में टीवी है कि वो साथ में बैठ के देख नहीं सकते। फ्रेगमेंटेड फैमिली हो गई। करेक्ट। कि रोज आप बहुत ही टॉक्सिक चीजें उनके दिमाग में इन्फ्यूज कर रहे हो, डाल रहे हो। तो मुझे ये समझ में आ गया कि मैं ये सब शोज का पार्ट नहीं बन सकता, सिनेमा में मैं कुछ बात कहने की कोशिश करूंगा। तो पहले मैंने हिंदी सिनेमा में बहुत स्ट्रगल किया कि मैं कैसे हिंदी प्रोड्यूस कर सकता हूँ, पर हिंदी का जो बात समझ में आई वो ये समझ में आया कि एज ए ह्यूमन तो हिंदी फिल्म बना ही नहीं सकते। हिंदी फिल्म बनाने के लिए आपको शक्तिमान चाहिए या फिर मतलब बिल्कुल आप मतलब दूसरी दुनिया के इंसान है तो हिंदी फिल्म बना सकते हैं। कि पहले स्टार लाओ, तो पहले स्टूडियो लाओ, तो फलना लाओ, तो ढिमका लाओ। तो ये सब में जिंदगी है कितनी बड़ी भाई कि एक चीज को बनाने के लिए मैं अपनी जिंदगी पूरी खर्च कर दूं। मुझे तो कहानियां कहनी थी, तो मैंने मराठी भाषा का चुनाव किया जहां पे कहानी कहने का एक फ्रीडम है, जो इतना कॉस्ट का खेल नहीं था। तो मैंने मराठी फिल्में जो है, सबसे पहली फिल्म जो मैंने प्रोड्यूस की उसका नाम था फुंतरू, साइंस फिक्शन। फुंतरू दैट वाज योर फर्स्ट मराठी फिल्म? फर्स्ट मराठी, प्रोड्यूस्ड बाय गांववाला। ओके। और इरोस के साथ हमने इसको बनाया। बट कहते हैं ना कि पहली फिल्म जब आप बनाते हैं, एक इंसान की नीयत होती है फिल्म बनाना। आपका मकसद सिर्फ होता है कि मुझे ये फिल्म प्रोड्यूस करनी है। आप उस फिल्म को प्रोड्यूस करने के चक्कर में जिस चीज के आप पिता होते हैं उसका पात्र भी बनते हैं, और बाद में लोग आपको कुपात्र भी बना देते हैं। तो बहुत लोगों को जोड़ करके मैंने वो फिल्म जो है वो बनाई, और मैंने अपना एक टेलीविजन शो जो बहुत मेहनत से मैंने वो पायलट बनाया। वो पायलट डीडी नेशनल में अप्रूव हुआ, स्टैंडिंग ओवेशन मिला, 8 लाख रुपए पर एपिसोड का बजट मिला। जी पता है। और एक्सपेक्टेड था कि मेरे को इतना प्रॉफिट होगा। मैंने वो चीज गिरवी रखी सामने वाले के पास, अपने पार्टनर के पास, फॉर द फिल्म, कि ये 1.5 करोड़ रुपए अगर आपके डूब गए तो भाई यहाँ से ले लेना। क्या बात है। और फिल्म बनते सामने वाला इतना ज्यादा, क्योंकि जो लोग जुड़े हुए थे सबके साथ जस्टिस करते करते, आपको मजे की बात बताऊं, फुंतरू फिल्म 1.5 करोड़ रुपए मेरे कमाए हुए खर्च हुए हैं। एक झटके में दूरदर्शन से पैसा आया और उसे डिडक्ट कर लिया गया। मेरे पार्टनर ने ले लिया 1.5 करोड़। 1 रुपए का उनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो एब्सोल्युटली मेरी कमाई का पैसा है, एब्सोल्युटली।
लेकिन उस फिल्म में रिलीज के टाइम में एसोसिएट प्रोड्यूसर में मेरा क्रेडिट गया है। आज की तारीख में पेपर पे उसका मालिक 60% का मैं हूं और 40% का मालिक इरोस है, लेकिन मेरा जो टाइटल है एसोसिएट प्रोड्यूसर का गया तो है। बहुत गलत बात है यार, मतलब इतना सब कुछ तुमने किया और तुम्हारा नाम एज ए और प्रोड्यूसर सिर्फ इसलिए कि मुझे ये फिल्म, चलो मेरा अपने आप से वादा था कि मैं इस फिल्म को देखना चाहता हूँ थिएटर्स में अच्छे से। टकाटक भी मैं बात करूं तो फिर वही बात होती है कि आप अपनी जिंदगी में किसी आइडिया को कैसे सेलेक्ट करते हैं। ये आइडिया भी उसी इंसान से आया जो फुनत्रुक आइडिया लेकर के आया था। अच्छा, सेम ओके। वो बहुत फर्टाइल क्रिएटिव ब्रेन वो है अजय ठाकुर अजय जी। हाँ, आप लोग एक सब दो बार जानते मिले हैं। हैं, अजय ठाकुर नाम है। बहुत फर्टाइल ब्रेन, क्रिएटिवली काफी इवॉल्व इंसान, लेकिन वो भी बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान है। वो जितने भी आइडियाज बंदे ने मेरे को सुनाया, मैं मैक्सिमम आइडियाज को मतलब सोचा कि मैं प्रोड्यूस करूंगा, क्योंकि उस सारे आइडिया में मेरे को दम नजर आया। तो ये आइडिया भी आया था कि मेरे को बोला गया कि मासूम जी इसको ना बनाते हैं और मोबाइल पे बनाते हैं, आईफोन पे बनाते हैं। करेक्ट। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, आईफोन पे बनाते हैं। अब उसके लिए पैसा चाहिए था, तो मैंने ये सोच लिया कि मेरा जो कंपनी में पार्टनरशिप है, जो मुझे पैसे मिलते हैं उसी से मैं प्रोड्यूस कर दूंगा टाइप से। मुझे उस कहानी में उनका एक अप्रोच कहानी को कहने का अलग था, लेकिन उस कहानी में मुझे एक बिगर पर्पस जो है वो दिखाई दिया। और वो दिखाई दिया मुझे टीनेज प्रेगनेंसी। वो टीनेज प्रेगनेंसी हमारे देश की जो है बहुत बड़ा इशू है, जो बहुत अंडररेटेड है, मतलब इसके बारे में लोग बात कारपेट के नीचे डाल दिया गया है। करेक्ट है। 14 साल 15 साल 16 साल 17 साल की लड़कियों के अबॉर्शन इतने इनहाइजीन सिचुएशन में दोस्त होते हैं, आप सोच नहीं सकते। और माई बॉडी और माई रूल का कॉन्सेप्ट ये थ्रो कर दिया गया है सोसाइटी में। पर आप एडल्ट की उम्र तो हो गई, 18 पार कर गए, यहां से एडल्ट हुए हो क्या? आप कॉन्सिक्वेंसेस को समझने की कोशिश कर। द मोमेंट यू आर सरेंडरिंग बॉडी, एक लड़की एक लड़के को सरेंडर करे और लड़का एक लड़की को सरेंडर करता है जब अपना बॉडी, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए क्या वो तैयार है क्या? बहुत बड़ा मुद्दा है ये। मुझे वो बात दिखाई दी उसमें, और मैंने सोचा कि इसी के इर्द गिर्द अगर कहानी बने तो ये बात कुछ हो सकती है। मैंने ये भी अपने भीतर विजुअलाइज किया कि इस फिल्म को देखने के लिए लड़का लड़की थिएटर में आए माई बॉडी और माई रूल के हिसाब से, लेकिन ये सिनेमा उनके दिमाग में ऐसी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उनके अंदर पैदा हो जाए इस फिल्म को देखने के बाद। तो ये मेरा थॉट था, और बार बार टीम को मैंने बोला कि आप इसको बनाइए। जब वो लिख करके लेकर के आए और जब मुझे सुनाया गया, तो मुझे लगा कि यार ये तो मोबाइल पे बनने वाली बात नहीं है, ये सिनेमा बनना चाहिए। अब मेरे अंदर जो एक प्रोड्यूसर है, एक मेकर है, वो जाग गया। अब बात है कि पैसा कहाँ से आएगा। मैंने अपने कंपनी में अपने पार्टनर से बात करने से पहले वो सिनेमा कुछ स्टूडियोज में भी जाके पिच किया। करेक्ट। कुछ ऐसे दोस्तों को सुनाया जो ऑलरेडी स्टूडियो का हिस्सा थे। सबने कॉफी पिलाई और काफी कुछ सुनाया और रास्ता दिखा दिया। जो फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर को मैंने बोला कि भाई ये फिल्म जो है मैं प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो उन लोगों ने बोला, उनको कोई यकीन ही नहीं था इस सिनेमा में। No one was believing in you that time. बिल्कुल नहीं। करेक्ट। कहीं से भी नहीं। ना सब्जेक्ट पे, कहाँ पढ़ रहे हो, क्यों पैसा बर्बाद करोगे, इस तरह के सब किसी को कोई कन्विंस नहीं। हाँ, जो मेरी कंपनी में जिनका पैसा लगा हुआ था उनसे बात किया, तो उन्होंने बोला कि मैं तो इससे अपना नाम भी एसोसिएट करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि
ही वाज एजुकेशनिस्ट, उनका बिजनेस एजुकेशन का था। बोला इस तरह की फिल्में से कैसे, और ये फिल्में कैसे पैसा दे सकती। तो मैंने उनको बोला कि सर ये फिल्म जिस तरह की है, ये फिल्म आपको हो सकता है कि आपका अपना नाम जोड़ने से आप फक्र महसूस करें। तो उस फिल्म के कंप्लीट होते होते मुझे अचानक पता चला कि मैं 2 करोड़ के कर्जे में हूँ, और इसके लिए कोई मेरा पार्टनर जो है वो तैयार नहीं, साथ में नहीं है। यानी जो मैं काम कर रहा हूँ वो काम से जो मेरी कमाई है वो कंपनी का ये हिस्सा नहीं है। तो अब 2 करोड़ रुपए, क्योंकि मैंने सबसे पहले अपने दुर्भाग्य को एक्सेप्ट कर लिया कि 2 करोड़ रुपए की मैं रिकवरी कैसे करूंगा। मैं ये सोचना शुरू किया कि 2 करोड़ की रिकवरी कैसे करूंगा, और इस प्रोसेस में मैंने बहुत दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया, और वो फिल्म रिलीज हुई, और फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई। So, ये और कहानी क्रेडिटेड उसमें 8 प्रोड्यूसर हैं, 8-9 प्रोड्यूसर्स हैं। करेक्ट। क्योंकि उस पैसे में बहुत उस 1 करोड़ 30 लाख की फिल्म में पता नहीं कौन कितना डाला है भाई। हाँ। मुझे सिर्फ ये पता था कि मेरे ऊपर 1.5 करोड़ रुपए का कर्जा आ गया इस फिल्म पे, और पहले 70 लाख और मैंने कॉन्सेप्ट में खर्च कराए हैं। करेक्ट। एक झटके में मेरे ये सारे कर्जे दोस्त खत्म हुए। मैं अगेन बोला कि चलो मेरा आइडिया जीत गया है। बट जो मेन था वो आपने दे दिया, मतलब वो दे पिक्चर दिया। को पूरा अपना, आपका जो सौभाग्य था वो आपने वो मैंने दे दिया, वापस से देना पड़ा। मतलब मैंने कभी फायदे के नाम पर, कभी अपने प्रॉफिट के लिए मैंने बातचीत की कि आई वाज इनटू ह्यूज क्राइसिस दैट टाइम, कि एक तो आपने, मैं हर महीने 10 लाख रुपए कमाने वाला आदमी जब से कंपनी खोला तब से महीने के 3 लाख भी नहीं जोड़ पाया। ऊपर से मैं कर्जे में आया, ऊपर से जब मैं अपने फायदे के लिए अपने प्रॉफिट की बात की, तो मुझे, आप मान सकते हैं, मतलब मैंने, ये सच्चाई है कि उससे प्रॉफिट के नाम पे मुझे लगभग 6 लाख रुपए मिले हैं। बस मेरा प्रॉफिट काउंट हुआ कुछ 18-19 लाख रुपए कि इतना मेरे को मिलेगा, लेकिन मुझे मिला सिर्फ 6 लाख रुपए। जहाँ पे पिक्चर ने कितना पैसा कमाया था? पिक्चर ने ऐसे तो परसेप्शन उसका गया 28 करोड़ का की कमाया, हाँ। लेकिन उसकी सच्चाई मेरे पार्टनर ज्यादा जानते होंगे जिन्होंने इसको प्रोड्यूस किया था। लेकिन अब 28 करोड़ में से क्या आया पता नहीं, लेकिन हाँ इतना पता है कि उस फिल्म को जैसे जी टीवी ने खरीदा, वो जी टीवी जिसने बाहर के दरवाजे कई बार मेरे को दिखाया कि एडल्ट फिल्म में कौन लेगा ये, वो खुद आकर के री एडिट करके वो फिल्म लेगा आफ्टर रिलीज, आफ्टर सक्सेस ऑफ द फिल्म, आफ्टर सक्सेस ऑफ द मूवी। करेक्ट। अमेज़न उसको बहुत अच्छी कीमत में लिया। तो आप सैटेलाइट और ओटीटी के देखो तो बहुत बढ़िया अमाउंट आ चुका था। उसके बाद सब जगह हाउसफुली चल रही थी, लगभग सिनेमा हॉल में 2 से 2.25 महीने तक वो फिल्म चली। बराबर है। खैर अल्टीमेटली इस फिल्म को अभी मैं ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ इन तेलुगु। हाँ, कांग्रेचुलेशंस। क्योंकि सो जो इतनी लंबी कहानी जो हम लोग ने सुनी है अभी टकाटक की, जो इसकी आगे की कहानी है अभी वो मेरे से सुननी पड़ेगी आपको। हाँ, वो कि तो ये फिल्म अभी आगे तेलुगु में कैसे रिलीज होने वाली है। हाँ, ये इसकी कहानी यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है कि बन चुकी है, फर्स्ट कॉपी रेडी हो चुकी है। बस ये जो आगे की जो तुम्हारी कहानी है अभी मैं एग्जैक्टली उसी दौर से अभी मेरी कहानी चल रही है। अब आगे क्या होगा आई थिंक वी विल डिस्कस व्हेन वी विल रिलीज द फिल्म। बट जी मुझे काफी पॉजिटिव लगता है, और जिस तरह की ये फिल्म हम लोगों ने तेलुगु में बनाई है, क्योंकि जो इसका जो मैसेज है, देखो एक चीज है कि आप एक कहानी में एक मैसेज देते हो, जहां पे आपने बताया कि जो चाइल्ड अबॉर्शन का मैटर है, और एक और भी 2 पैरेलल स्टोरीज है। तेलुगु इज अ वेरी कंजर्वेटिव इंडस्ट्री, वो भी वैसी इंडस्ट्री है जहाँ पे लोग बहुत कंजर्वेटिव है, जैसे मराठी है। बट अगर आपने कोई अच्छा मैसेज दिया है तो मुझे भी बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि ये फिल्म जरूर वहाँ पे काम करेगी, चलेगी। जितना इसने मराठी में सक्सेस मिला है, आई रियली होप कि इतना सक्सेस हमको नहीं, वो तेलुगु में मिलेगा 100%। नहीं, उससे कम भी नहीं मिलेगा, ज्यादा ना मिले लेकिन कम तो दोस्त नहीं मिलेगा, क्योंकि इस कहानी का लिबास चाहे आप जैसा भी चुन लो, इसकी आत्मा जो है ना, इस कहानी की जो रूह है इस फिल्म की, वो रूह जो है
आपको उसमें एक स्टिकीनेस है, वो पजेस कर लेगी आपको। तो दर्शक जो सिनेमा हॉल में आएगा इस फिल्म को देखने के लिए, हाँ, वो एक एहसास ले करके जाएगा, करेक्ट, और वो दूसरों को लेकर के आएगा। नहीं, ये मेरी स्ट्रांग बिलीव है, तभी इसके राइट्स आप लोग हाँ, से हाँ, लिए हाँ, हम लोग ने, हाँ, और हाँ। काफी लेने में भी स्ट्रगल था। जब हम लोग पहले इसके राइट्स लेने गए थे, वो टाइम पे पिक्चर बहुत बड़ी हिट थी, हाँ, कोई देने को रेडी नहीं था, वो बिल्कुल। खुद बनाने वाले थे, पता नहीं क्या क्या हुआ। आई थिंक हाँ, दैट टाइम मतलब आल्सो वी हमने वर तो कई टुगेदर, बार वो जर्नी कोशिश किया। हम लोग ने कोशिश हाँ। किया वो टाइम पे। अब एक हिट फिल्म है, सबको लगता है कि ये बहुत बड़ा चीज हो गया है, हाँ, हाँ। बट देन अगेन कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि जहाँ पे राइट्स वापस हमको ही मिले, और ऑलमोस्ट वी आर रेडी टू रिलीज। मोस्टली मेरे ख्याल से फरवरी तक हम लोग रिलीज का प्लान कर रहे हैं। नहीं, मतलब मैं तो कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा एडवांस में आपको, कि उस कहानी में एक रूहानी ताकत है और वो वर्क करेगी। जैसे मेरा ये प्लेटफॉर्म का जो एक थीम है कि आई वांट टू कनेक्ट विद माय पीपल, तो ये हमारा एक कनेक्शन है। हाँ, कि एक फिल्म आपने प्रोड्यूस करी, हाँ, हाँ, जो इतनी बड़ी हिट हुई, और ये फिल्म के हिट होने के बाद मेरा जो दौर था वो बहुत ही बुरा ही दौर था, और उसी टाइम में आप मिले और हम लगातार मिल रहे हैं। आई थिंक दैट्स द मेन कनेक्शन वी हैव आफ्टर। और उतनी गरीबी में हमने एक फिल्म भी प्रोड्यूस की हैदराबाद में साथ में मिलकर। मैं अभी उस पे ही आने वाला था कि चलो टकाटक का तो सब कुछ हो गया, जहां से हमारे कनेक्शन स्ट्रांग बने, देन you are like I am more close and more connect with you after टकाटक। मुझे याद है वो ट्रेलर आपने दिखाया था, और वो ट्रेलर देख के मुझे बड़ा मतलब आई वाज सो इम्प्रेस कि यार जो भी है कुछ तो है इसमें, बात है मतलब। एंड आई वाज सो स्ट्रांगली आई वाज इन बिलीव कि ये पिक्चर चलने वाली है, और वो ऐसा ही कुछ हुआ। अभी ये तो चलो हो गया, हम लोग ने तेलुगु में भी बना ली, बट हम लोग ने बीच में एक और फिल्म बनाई थी जिसका नाम था फंस गए यारो, जो कोविड के दौरान मतलब मैंने जस्ट ऐसे तुमको पिच किया था, या मैंने बोला था कि यार ये फिल्म मुझे अच्छी लगती है, कुछ करते हैं, फोन करते हैं। बट एक बात मुझे बतानी है मतलब यहाँ पे कि यू हैव सच अ स्ट्रांग बिलीव ऑन मी, कि मुझे अभी इन लोग सबको बताना भी है कि ना तो तुम कभी शूटिंग पे आए, ना मुझे लगता है कि तुमने अभी तक वो फिल्म को देखा है। हाँ, नहीं देखा। ठीक है, बट तुमने यू आर द पार्ट ऑफ दैट फिल्म, बिकॉज ऑफ यू ओनली आई थिंक दैट फिल्म स्टार्टेड। जो तुम्हारा एक स्ट्रांग बिलीव था, आई थिंक तुम्हारा वो एक जो बिलीव वाला जो सिस्टम है ना, वो बहुत कमाल का है यार। मुझे उससे मुझे काफी मतलब इंस्पायरिंग है मेरे लिए भी, कि अगर बिलीव करो तो करो प्रॉपर। और वो बिलीव पे वो फिल्म हम लोग ने शुरू करी। You raised some money, then I raised some money, and then we got some partner from Hyderabad, and because of COVID, मतलब वो राजश्री ने उस फिल्म को, जैसे आपको पता है कि वो फिल्म को, I am very much satisfied the way you released the movie in lockdown के टाइम में। जी लॉकडाउन का टाइम, country was facing, world was facing huge और बहुत ही critical issue था वो, एक जो कोविड का टाइम, और उसमें रिलीज किया आपने, और हर किसी के घर में या हर परिवार ने मौतें देखी थी। जी और आपने उस सिनेमा को रिलीज किया और लोग लाफ्टर हंस रहे थे 50 डेज। हाँ, वो टाइम पे वो पिक्चर थिएटर में रही, जो टाइम पे लोग थिएटर में आते नहीं थे। तो नफा नुकसान की तरफ मैं नहीं जाता हूँ दोस्त, लेकिन एक इतनी बड़ी बर्बादी के बाद एक इतने बड़े हादसे से पूरा वर्ल्ड निकल के आया था, हल्का सा रिलीफ ही मिला था। करेक्ट। सेकंड मेरे ख्याल से कोविड का आना बाकी था, उसके बीच में रिलीज हुई थी। फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के बीच में दैट मूवी ब्रॉट स्माइल, लाफ्टर, यस, लोगों को हंसने का मौका दिया, खुद को एंटरटेन करने का मौका दिया। तो मुझे लगा कि मैंने दुनिया को कंट्रीब्यूट किया, तो मैं उस तरीके से उस फिल्म को लेता हूँ। कभी ऐसे सोचता ही नहीं कि मैंने उस फिल्म प्रोड्यूस किया और यार जितने पैसे लगे उसका 10 गुना नहीं आया, खैर या मैंने कमाया। हम लोग ने इस बारे में कभी ना, तुमने कभी इस बात को छेड़ा, मतलब हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं ओपनली के, ना तुमने कभी मुझे ये बोला कि पैसा लग गया, कभी मतलब जितना आना चाहिए था वो नहीं आ पाया, जो भी था। बट यू हैव अ स्ट्रांग बिलीव, तो मेरे लिए वो एक बहुत कमाल की चीज है। मैं उसको बार बार काफी लोगों को बोलता हूँ कि यार उस आदमी ने बिलीव था जो कर दिया। सो ये था हमारा आज का एपिसोड। आई होप कि आप लोग को कुछ सीखने को मिला होगा या कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी, क्योंकि जो जर्नी धनंजय मासूम जी की है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। एंड आई एम वेरी
हैप्पी एंड ग्लैड कि ही इज़ माई फ्रेंड एंड आई हैव सम कनेक्शन विथ हिम। और इस चैनल पे मैं कोशिश यही करूँगा कि आई वॉन्ट टू कनेक्ट विथ माई पीपल एंड मैं उनके साथ में वो बात करूँ जो दिल से करूँ, जो उनके दिल तक पहुँचे, और जब उनके दिल से बात निकलेगी तभी वो बात आप लोग के दिल तक पहुँचेगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी होता है, कोई भी चैनल जब आप शुरू करते हो तो यूट्यूब पे ये एक नॉर्म है कि आपको बोलना पड़ेगा कि आप इसको सब्सक्राइब करो। तो आई होप कि आपने कर दिया होगा या करने वाले होंगे। थैंक यू सो मच। विल होप टू सी यू अगेन विथ माई न्यू कनेक्शन एंड वो भी इतना इंटरेस्टिंग ही होना चाहिए क्योंकि माई ऑल पीपल आर वेरी गुड एंड आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद दैम। थैंक यू सो मच। Connecting my people.